हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल MK स्टॉक टॉक्स। आज की ये वीडियो हमारी वीडियो सीरीज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट और भी बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। व्हाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा ना कि मार्केट में स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत से इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे बैंक सेविंग अकाउंट्स, एफडीज, गोल्ड एंड प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट। तो कोई भी पर्सन इनमें से किसी भी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और बहुत से लोग करते भी हैं। कुछ लोग गोल्ड के रूप में अपना पैसा सेव करते हैं, गोल्ड बाय करके, कुछ अपना पैसा प्रॉपर्टी बाय करके सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी पर्सन इन सब चीजों को छोड़ के, गोल्ड को, प्रॉपर्टी को, इन सब चीजों को छोड़ करके क्यों स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करे? तो आइए जानते हैं कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से जो भी हमारे बैंक सेविंग अकाउंट्स हैं, एफडीज हैं और गोल्ड से ज्यादा बेटर ऑप्शन स्टॉक मार्केट क्यों है। नंबर 1, अर्न हायर रिटर्न्स देन बैंक सेविंग्स एंड एफडीज। ये सबसे मेन और सबसे कॉमन रीजन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप सेविंग और एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप करेंटली देखें तो बैंक द्वारा सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं पर्टिकुलरली, तो उसमें जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो 3 to 3.5% है सेविंग अकाउंट पर, जो कि मैक्सिमम 4% है। इससे ज्यादा आपको HDFC के सेविंग अकाउंट पर रिटर्न नहीं मिलता। और HDFC बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ब्रांड है, प्राइवेट बैंक में सबसे टॉप बैंक है HDFC। तो टॉप लेवल बैंक आपको सिर्फ 4% मैक्सिमम रिटर्न बैंक सेविंग्स पर दे रहा है। और अगर बैंक एफडीज की बात की जाए तो उसमें आपको मिनिमम 4% का रिटर्न और मैक्सिमम 7.25% का रिटर्न। लेकिन जो 7.25% जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रिटर्न है, उसमें आपके लिए बाउंडेशंस है, एक टाइम लिमिट मिलेगी आपको कि आपको अपना पैसा उस बैंक एफडी में इतने टाइम तक इन्वेस्ट करके रखना है। अगर आप उससे पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट आपका डिडक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो कि मिनिमम वो टाइम पीरियड 5 से 7 साल तक का होता है, मतलब 5 to 7 ईयर्स के लिए आपका वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते। तब तक आपको पैसा अपना बैंक के पास ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इवन अगर आप 5 मंथ के लिए भी या 5 ईयर्स के लिए भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 5 ईयर्स में आप किसी भी टाइम जब आपको लगे कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया है या आपको कोई जरूरत है, तो आप अपना पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी इजीली गेन कर सकते हैं। इवन ऑन अ मंथली बेसिस आप 5 से 10% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। सेकेंड रीजन इज पैसिव इनकम। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है और आप कंपनीज के फाइनेंशियल्स आपको देखने आते हैं, समझने आते हैं, आप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज चूज करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड बेट नहीं खेलते हैं, तो आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी रेडी कर सकते हैं। नंबर 3, अर्ली रिटायरमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको अर्ली रिटायरमेंट लेने में भी हेल्पफुल है। वो कैसे हेल्पफुल है? अगर आप किसी एक जॉब में हैं, IT सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, किसी भी एक प्रोफेशनल कैटेगरी में अगर आप जॉब करते हैं और लेकिन आपका जो मोटिव है, आप बहुत लंबे टाइम तक जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना सेविंग स्टॉक मार्केट में इंक्रीज करके, स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज गेन करके आप उसके रिटर्न को ही अपनी एक बेसिक इनकम बना सकते हैं, जिससे आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रीच फाइनेंशियल गोल्स। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपने हायर फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं, जैसे जो कि किसी बेसिक मिनिमम सैलरी से कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप 30 से 40 हजार या 50 हजार या 60 हजार की भी मंथली जॉब करते हैं, लेकिन आपका सपना है कि आपको अपने लिए ऑडी खरीदनी है या और कोई बहुत अच्छी महंगी कार खरीदनी है, कोई बहुत अच्छा सा घर लाइक इन बहुत पॉश एरिया में घर लेना है, मुंबई की किसी या दिल्ली के किसी ग्रेटर कैलाश जैसी जगहों पे अगर आप घर लेना चाहते हैं, तो वो एक मिनिमम 50-60 हजार की बेसिक मंथली इनकम से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ बड़े रिटर्न के लिए सोचना पड़ेगा। उसके लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इस एग्जाम्पल से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उस चीज के लिए स्टेप ले सकते हैं जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो आपका इनिशियल स्टेप होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से। तो ये तो हमने जान लिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहले जानते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के प्रोज। हायर रिटर्न्स, आप जैसे मैंने बताया बैंक अकाउंट्स, बैंक सेविंग्स एंड बैंक एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाते हैं। उसके अलावा बोनस शेयर, हर कंपनी मोस्टली कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बोनस शेयर इशू करती हैं, जो कि हर क्वार्टर रिजल्ट या हर 6 मंथली रिजल्ट पे और कुछ एनुअली भी बोनस शेयर्स इशू करती है। जिस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट होता है उस हिसाब से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड इनकम, जैसे कि अभी करंट में बहुत सारी कंपनीज के, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के Q4 रिजल्ट्स आ रहे हैं और सभी कंपनियां कुछ एक परसेंट शेयर अपनी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड भी अनाउंस कर रहे हैं। ओनरशिप इन कंपनी इज लाइक दैट, अगर आपने राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया या जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का नाम सुना हुआ है तो आपको पता होगा कि वो उनके पास कुछ कंपनीज का कुछ परसेंट स्टेक है, मतलब कि उनके कुछ कंपनी में कुछ परसेंट की ओनरशिप है। तो वो आप भी कर सकते हैं टाइम के साथ, जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप किसी कंपनी की ओनरशिप भी कुछ परसेंटेज तक 1%, 2%, 0.5% तक भी आप ले सकते हैं। कैपिटल ग्रोथ, जब आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक इनिशियल कैपिटल के साथ आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब आपको प्रॉफिट होता है उस कैपिटल पर और अगर आप वो प्रॉफिट अपना अकाउंट से निकालते नहीं हैं या कुछ परसेंट प्रॉफिट ही यूज करते हैं और बाकी आप उसको इनिशियल कैपिटल में इंक्रीज करते जाते हैं तो आपकी कैपिटल ग्रोथ भी होती है। एज अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम या फिर पैसिव इनकम, जैसा मैंने पहले बताया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि पैसिव इनकम रहेगा, जिसमें आपको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है अगर आप डे ट्रेडर नहीं है तो। अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनते हैं, पोजीशंस होल्ड करते हैं, तो आपके लिए आप अपना पैसिव इनकम सोर्स भी इजीली जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एंड नाउ मूव ऑन टू कॉन्स। द फर्स्ट इज मार्केट रिस्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। तो वो मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क, सबसे बड़ा मार्केट रिस्क है मार्केट का क्रैश होना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोई बहुत बड़ी न्यूज आती है या फिर किसी फ्रॉड या किसी स्कैम की न्यूज आती है मार्केट में, उस केस में मार्केट क्रैश होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट क्रैश होगा तो मार्केट गिरता ही चला जाएगा। जैसा अगर अपने लास्ट ईयर कोविड ड्यूरेशन में अगर आप लोगों ने मार्केट को मॉनिटर किया है तो आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पे मार्केट गिर करके 7,000 तक आ गया था, लेकिन निफ्टी ने रिकवर किया एंड नाउ इट इज मोर देन डबल। तो क्रैश होने के बाद मार्केट रिकवर भी करता है। एंड द सेकेंड रिस्क इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है उस कंपनी का बिजनेस अगर डूब जाता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, उस केस में आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको, अगर आप बिगिनर हैं, फॉर बिगिनर्स मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप स्टार्टिंग करें ब्लू चिप कंपनीज में। जबकि बिगिनर्स को स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं मना करूंगी, पर्सनली मैं ये मना करना चाहूंगी, अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं तो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट मत करें। उसमें हायर रिटर्न रहता है लेकिन हायर रिस्क भी रहता है। तो फॉर स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ब्लू चिप कंपनीज आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको 50 ब्लू चिप कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी, जिनमें से रिलायंस सबसे टॉप कंपनी है और निफ्टी में हैवी वेटेज भी है रिलायंस की। तो बिजनेस रिस्क में आपको कंपनी का बिजनेस देखना होगा कि क्या कंपनी का ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो सकता है, या फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, कंपनी का डेब्ट बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखनी जरूरी है। तो आप इस रिस्क को, बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं।
द थर्ड वन इज नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर किसी के हाथ में भी नहीं है, नेचर अपने आप में कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो दिस इज अ रिस्क फॉर मार्केट। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होती है तो वो भी मार्केट को इफेक्ट करती है। नेचुरल डिजास्टर का अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर का सबसे ज्यादा रिस्क इंडिया में फार्मर्स को, मार्केट से भी ज्यादा रिस्क फार्मर्स को है, क्योंकि उनकी तो अर्निंग ही फार्मिंग से है और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है नेचुरल डिजास्टर का वो हमारी फार्मिंग को ही होता है। तो अगर नेचुरल डिजास्टर के डर से हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में कि हाँ हमें नहीं पता कब सुनामी आ जाएगी, कब अर्थक्वेक आ जाएगा, तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें अपना पैसा सेफ रखना है। लेकिन अगर हम सोच के देखें, अगर नेचुरल डिजास्टर के डर से फार्मर्स फार्मिंग करना ही बंद कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्ट जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं नेचुरल डिजास्टर से, तो क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा। अगर फार्मिंग नहीं होगी तो ना हमारे पास आटा होगा, दाल होगी, ना कोई सब्जियां होंगी, हम क्या खाएंगे? तो दिस इज द थिंग, हम मार्केट में या अपने नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे रिस्क लेते हैं। तो मार्केट में भी हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कम करने के लिए हम एसएल प्लेस कर सकते हैं। एसएल मीन्स स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है उसको डिटेल में हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे, और ये कैसे हमारे लॉसेस को कम करता है। बिजनेस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? बिजनेस रिस्क को कम करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप ब्लू चिप कंपनीज ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ब्लू चिप कंपनीज चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप लार्ज कैप्स में भी चूज कर सकते हैं, मिड कैप कंपनीज भी चूज कर सकते हैं, या अगर आप स्मॉल कैप चूज कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर पा रहे हैं कि कंपनी फिनेंशियली ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। उस केस में आप बिजनेस रिस्क को भी कम कर सकते हैं। मार्केट क्रैश होना, मार्केट रिस्क को हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट कब क्रैश होगी या कब नहीं होगी, लेकिन मार्केट हमें क्रैश होने से पहले भी इंडिकेशन देती है, तो आप उसके लिए न्यूज से अवेयर रह सकते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो अपनी प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं मार्केट क्रैश होने से पहले, तो आप न्यूज से अगर अवेयर रहते हैं और अगर आपको कहीं से ऐसी न्यूज मिल रही है कि हाँ निफ्टी, जैसे अभी करेंटली भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, देन उसके बाद एक ह्यूज डिप आया, तो जब आप अवेयर रहते हैं न्यूज से तो आपको पता रहेगा कि हाँ इस लेवल पे आकर के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिससे मार्केट में ह्यूज डिप का आना नेचुरल है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट उससे पहले निकाल सकते हैं, या फिर उस टाइम पे अपना एसएल इंक्रीज, स्टॉप लॉस इंक्रीज कर सकते हैं, या उसको चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको लॉस होगी तो वो बहुत थोड़ा लॉस। तो ये तो फैक्ट है कि मार्केट में रिटर्न लेना बिल्कुल भी इजी नहीं है। देयर इज नो इजी मनी इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इजी मनी अर्न करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट उससे बेटर आप कोई और जॉब कर लो, कोई और बिजनेस कर लो, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो। स्टॉक मार्केट में आप अर्न कैसे कर सकते हैं? वन कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट विद राइट नॉलेज एंड स्मार्ट मूव्स। राइट नॉलेज, आपको मार्केट के टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हम आपको अपनी इस वीडियो सीरीज में प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड स्मार्ट मूव्स, स्मार्ट मूव से मतलब है मेरा एंट्री एंड एग्जिट से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक लोगों के माइंड में मिथ है कि हमने आज पैसा लगाया और हम उसको 10 से 15-20 साल के लिए भूल गए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अगर आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी या बहुत किसी अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में या बहुत किसी छोटी कंपनी में, अननोन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसे 10-15 साल के लिए भूल नहीं सकते हैं। आपको उसको चेक करना जरूरी है, या फिर टाइम टू टाइम आपको उसको एग्जिट करना जरूरी है, उसमें से अपना प्रॉफिट लेना जरूरी है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है उस स्टॉक में से। Number 2 is, if you will not take the right step today, you will not be able to create a fortune। जिसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप मार्केट रिस्क के बारे में सोच के आज अपना इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेप लेने से पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, तो you will not be able to create a fortune ever। स्टॉक मार्केट के अलावा ऐसा कोई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको इतने हायर रिटर्न्स इतने कम टाइम में दे सकता हो। जैसे मैंने बताया, मंथली आप 5 से 10% का रिटर्न तो इजीली गेन कर सकते हैं।
Number 3 is start your trading investing with the only money you are willing to risk. जैसे market is the subject of market risk, stock market investment एक risk है, तो उसके लिए जब आप अपनी इनिशियल स्टेज पे, आप बिगिनर हैं और इनिशियल स्टेज पे जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उतना पैसा, वो 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख से ही अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, या 2 लाख या 5 लाख या 50,000, उतना पैसा जिसे आप रिस्क ले सकते हैं, जिससे आप कि अगर आपको लॉस हो भी जाए, आपका वो पैसा जीरो भी हो जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ये नहीं कि हमारी जितनी सेविंग्स हैं वो हमने एक ही बार में उठा करके पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में लगा दी। ऑन एन इनिशियल स्टेज आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट हमें ये प्रोवाइड करती है, एनएससी और बीएससी, अगर आप डीमैट यूज करते हैं तो आप एक सिंगल शेयर भी परचेज कर सकते हैं। तो एक सिंगल शेयर परचेज करने के लिए, मान लो एक कंपनी है रिलायंस का शेयर आपको बाय करना है, तो इट इज अराउंड 2200, तो आप 2200-2300 रुपए में एक शेयर, अगर आप 2500 रुपए रिस्क कर सकते हैं और आपको रिलायंस का ही शेयर खरीदना है, तो आपने एक शेयर खरीदा, देन सिट, उसका मूवमेंट देखो, उससे लर्न करो कि आपने सही जगह पे बाय किया, आपको लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। ये भी नहीं कि आपने एक शेयर बाय किया, उसमें आपको लॉस हो गया तो दैट्स इट, मार्केट खत्म, अब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट विद द ओनली मनी यू आर विलिंग टू रिस्क। टेक रिस्क बट विद राइट नॉलेज एंड इन राइट अमाउंट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमें सिर्फ उतना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए जितना कि हम रिस्क कर सकते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम उससे गवा भी देते हैं मार्केट में, हमारा उतने का लॉस भी हो जाता है। तो लेकिन अगर आप मार्केट में ये सोच के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट रिस्की है और हमें इसमें से पता नहीं रिटर्न होगा या नहीं होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज आप सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए मार्केट में एंट्री करना। उसके लिए आपको पहले रेडी होना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली भी रेडी होना पड़ेगा। सी रिस्क हर चीज में है। जैसे अभी हमने फार्मर्स की बात की, तो नेचुरल डिजास्टर्स का रिस्क उनको सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे रिस्क लेते हैं। जैसे चॉकलेट्स जनरली सबको पसंद है, सब लोग खाते हैं। बच्चों को मना किया जाता है ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाओ, कैविटी हो जाएगी, लेकिन बड़े भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी खाती हूँ। लेकिन क्या है कि हम एक राइट अमाउंट में चॉकलेट खाते हैं जिससे हमारे दांतों पे इफेक्ट ना पड़े, हमें कैविटी ना हो, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। एज लाइक जंक फूड, उसको खाने में भी रिस्क है, आपकी बॉडी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं, लेकिन एक राइट अमाउंट में खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को इफेक्ट ना पड़े। तो क्या चॉकलेट खाने में और जंक फूड खाने में रिस्क नहीं है? ऑब्वियसली है, लेकिन हम उस रिस्क को कम करके खाते हैं। हम उस रिस्क को इंक्रीज करके नहीं खाते कि हाँ हमें डेली खाना है। अगर हम डेली खाएंगे ऑब्वियसली हम बीमार पड़ेंगे। अगर हम चॉकलेट्स डेली खाएंगे या ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगी, दांत खराब हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो रिस्क दोनों चीज़ों के साथ है। रिस्क तो हमारी डेली लाइफ में भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमें पता है कि हमें उस रिस्क को कम कैसे करना है। ऐसे ही मार्केट में भी अगर आप बिगिनर हैं तो जैसा मैंने बताया, आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उतने अमाउंट की होनी चाहिए, विद राइट अमाउंट से जो मेरा मतलब है जिसे आप भूल सकते हैं लगा करके। अगर आपको लॉस हो जाएगा उतने अमाउंट का तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, आपके डेली रूटीन को, आपकी डेली लाइफ को या आपकी सेविंग्स को भी इफेक्ट नहीं करेगा। कभी भी अपनी पूरी सेविंग एक साथ मार्केट में मत लगाएं। फॉर बिगिनर्स अपनी सेविंग्स का कुछ पार्ट लगा करके आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे विद इन अ टाइम जब यू लर्न अबाउट द मार्केट, जब यू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द मार्केट, तब यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल विद द टाइम। इन 6 months, after 1 year, 2 years, you can increase your capital. Now let's discuss about the trader and investors. क्या ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स अलग अलग हैं या फिर एक ही है?
Who is a trader? Trader is a person who is in the market to profit from the price movement of the security. That trade can be of few seconds to few months. Trader एक सिंपल पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है जो मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए आता है प्राइस मूवमेंट से. प्राइस फ्लक्चुएट होता है, डेली अप एंड डाउन होते हैं स्टॉक मार्केट में. तो जो ट्रेडर है वो उस प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट गेन करने के लिए आता है. उसका जो ट्रेड है, जो जब वो बाय और सेल करते हैं किसी चीज को मार्केट में, तो उसे हम ट्रेड कहते हैं. तो जो वो ट्रेड है, एक ट्रेडर का ट्रेड फ्यू सेकंड से लेके कुछ एक सेकंड से ले करके कुछ मंथ्स तक हो सकता है. Who is an investor? Generally, an investor is a person who purchased the stock of a company to become the part owner of the business. जैसा मैंने बताया, जो ओनरशिप की बात हमने की थी कि आप किसी कंपनी में ओनरशिप ले सकते हैं. तो ओनरशिप जो बंदे लेते हैं, जो इसी मोटिव से मार्केट में आ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी कंपनी का स्टॉक परचेज इसी मोटिव से कर रहे हैं कि मुझे इस कंपनी में ओनरशिप लेनी है, मुझे इस कंपनी का कुछ परसेंट स्टेक बाय करना है. दे वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ बोर्ड मेंबर्स. तो बोर्ड मेंबर्स का पार्ट जनरल शेयर होल्डर्स नहीं बन सकते. बोर्ड मेंबर्स का पार्ट एक या तो प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स बन सकते हैं जिनके पास कुछ एक अमाउंट में प्रिफर्ड शेयर्स हो, या फिर उनके पास कुछ परसेंट स्टेक हो कंपनी का. The well-known investors like Warren Buffett and some of Indian investors like Rakesh Jhunjhunwala and Vijay Kedia are the best examples for that. तो राकेश झुंझुनवाला और विजय केडिया जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास काफी सारी कंपनीज का स्टेक है. जैसे राकेश झुंझुनवाला के पास एक टाइम पे CDSL का 1% से भी ज्यादा स्टेक था जो उन्होंने सेल कर दिया था एक टाइम पे. और अभी करेंटली भी राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास काफी कंपनीज का स्टेक है. तो ये जनरली क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसी मोटिव से कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं कि उन्हें उस कंपनी में ओनरशिप लेनी है. जैसे सी हियर आर द टाइप ऑफ ट्रेडर्स. मैंने ट्रेडर्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. वन इज डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल और शॉर्ट टर्म ट्रेडर, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, या फिर इन्वेस्टर. सी मार्केट में अभी जो मिथ क्रिएट है, जो लोग 6 महीने से लेकर के 1 साल तक स्टॉक को होल्ड रखते हैं, वो अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं. बट दे व्हाट आई बिलीव टू माय स्टडीज, जैसे अभी हमने इन्वेस्टर एंड ट्रेडर की डेफिनेशन देखी कि ट्रेडर क्या है, जो कि एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट में आता है. जबकि इन्वेस्टर का मेन मोटिव क्या होता है? इन्वेस्टर का मेन मोटिव होता है कि उसे कंपनी में पार्ट ओनर बनना है, उसे कंपनी के बिजनेस में ओनरशिप लेनी है, या फिर उसे बोर्ड मेंबर में अपनी जगह बनानी है. वो एक इन्वेस्टर का मोटिव है. तो जो लोग 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं, वो भी अपने आप को इन्वेस्टर्स कहने लग जाते हैं, जो कि मैं नहीं मानती, या अकॉर्डिंग टू स्टडीज मैं नहीं कह सकती. मैं उन्हें एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर की कैटेगरी में रखती हूँ. लाइक डे ट्रेडर में क्या होता है? डे ट्रेडर में 2 टाइप के ट्रेडर्स आते हैं, इंट्राडे एंड स्कैल्पर. इंट्राडे ट्रेडर क्या है? जो कि डे ट्रेडर से हमें समझ में आ रहा है कि हम एक दिन में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ आज ही के दिन आपने बाय किया और आज ही के दिन आपने सेल करके अपना प्रॉफिट लेकर के निकल गए. ठीक है, वो हुआ डे ट्रेडिंग. डे ट्रेडिंग में 2 टाइप्स हैं. इंट्राडे ट्रेडर जो कि पूरे दिन का वेट करते हैं, पूरे दिन के प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करते हैं. स्कैल्पर इज द वन जो सिर्फ कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के ट्रेड में प्रॉफिट अर्न करता है. जैसे हमने ट्रेडर की डेफिनेशन में देखा था कि जो उनका ट्रेड का टाइम पीरियड रहता है, ट्रेड का टाइम पीरियड फ्यू सेकंड से फ्यू मंथ्स का रहता है. तो जो डे ट्रेडर है वो एक कंप्लीट डे में, इंट्राडे ट्रेडर पूरे दिन के प्राइस मूवमेंट से अपना प्रॉफिट लेता है. जो स्कैल्पर है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स के प्राइस मूवमेंट से अपना प्रॉफिट लेता है और अपना ट्रेड एग्जिट कर देता है, ट्रेड क्लोज कर देता है. स्विंग ट्रेडर इज अ पर्सन जो कि कुछ डेज से लेकर के कुछ वीक्स तक अपने ट्रेड को होल्ड करता है, अपनी पोजीशन को होल्ड करता है. कुछ डेज मीन्स
2 to 5 डेज से लेकर के 3 to 4 वीक्स तक अपनी पोजीशन को होल्ड रखता है, अपने ट्रेड को होल्ड रखता है, वो स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी में आता है। पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वो हैं जो एक वीक से लेकर के 1 वीक से लेकर के कुछ मंथ्स तक 3-4 मंथ्स या 2 मंथ्स तक अपना ट्रेड जो है होल्ड रखते हैं प्रॉफिट के लिए, या उतने टाइम पीरियड के प्राइस मूवमेंट से अपना प्रॉफिट गेन करते हैं, वो पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स वो हैं जो 1 मंथ से लेकर के कुछ मंथ या फिर 1 ईयर, मोर देन अ ईयर अपना जो ट्रेड है वो होल्ड रखते हैं, अपनी पोजीशन जो है होल्ड रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, क्योंकि वो 1 मंथ से लेकर के 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा तक के प्राइस मूवमेंट से अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। नाउ अब हमने जान लिया ट्रेडर किस टाइप के कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लेकिन उस टाइप का ट्रेडर बनने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट के किस एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट में 2 टाइप के एनालिसिस चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज अ प्योर चार्टिंग, कि आपको किसी भी स्टॉक का एक चार्ट ओपन करके उसके प्राइस मूवमेंट पे आप अपना एनालिसिस करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन कंपनीज फिनेंशियल, किसी भी कंपनीज के फिनेंशियल्स का आप जो एनालिसिस करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ, सेल्स इंक्रीज हो रही है या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और भी बहुत सारे की रेशियोज आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। 2 टाइप के एनालिसिस से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस टाइप के ट्रेडर के लिए कौन सा एनालिसिस सुटेबल है। लाइक स्कैल्पर के लिए प्योरली टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज कुछ सेकंड के मूवमेंट में, कुछ सेकंड से कुछ मिनट के मूवमेंट में आप फंडामेंटल एनालिसिस का कोई रोल नहीं है, 0% भी रोल नहीं है। स्कैल्पर के लिए अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं, आप कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स के प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो यू नीड टू लर्न ओनली टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप पूरे दिन के मूवमेंट से ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने मार्केट ओपन होते ही आपको बाय करना है और मार्केट क्लोज होते ही आपको सेल करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर का जो ट्रेड होता है वो फ्रॉम 20 मिनट्स टू लेके 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या फिर 4 आवर्स तक ही जाता है। तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस 90% आना चाहिए। जो ट्रेडर बनने के लिए आपका रोल है कि उन ट्रेड को चूज करने के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस लगेगा वो 90% लगेगा। जो पूरा एनालिसिस आप करेंगे वो स्टॉक के चार्ट पर करेंगे, मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगी। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो 10% के, आपको जो कंपनी चूज करनी है, जो स्टॉक चूज करना है, वो उसके फिनेंशियल अच्छे होने चाहिए, या बेसिकली जो कंपनी का बेस है वो अच्छा होना चाहिए। फॉर स्विंग ट्रेडर जिन्हें अपनी पोजीशन 2 to 5 डेज से लेकर के कुछ वीक्स तक होल्ड करनी पड़ सकती है, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस 80% वर्क करता है और फंडामेंटल एनालिसिस 20% वर्क करता है। मतलब उन्हें टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों को लेकर के चलना जरूरी है। फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आपको अपनी पोजीशन 3 to 6 मंथ्स के लिए होल्ड करनी है, तो उसके लिए आपको 70% टेक्निकल एनालिसिस एंड 30 to 40% मैं कह सकती हूँ, 40% तक मैं कह सकती हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको चाहिए, कि आपको 3 to 6 मंथ्स का मूवमेंट कैप्चर करना है। जो प्राइस मूवमेंट है वो 3 to 6 मंथ का, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स की नॉलेज सडनली लगा कि सडनली अगर उस 3 से 6 महीने के टाइम पीरियड में कंपनी के बैंकरप्ट होने की न्यूज़ आ गई तो यू विल बी इन लॉसेस। फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर या फिर जैसे मार्केट में कहते हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस 100% कंपलसरी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी सीखते हैं तो भी चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, फिनेंशियल
रेशियोज, फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनी की कैसे चेक करनी है, ये सब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक लंबे टाइम पीरियड के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। जैसे कि मैंने बताया, टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें किसी कंपनी का चार्ट देखना पड़ता है। तो ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इस वेबसाइट का नाम है tradingview.com। इसे आप अपने ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो चार्ट में प्राइस मैंने अभी कैंडल सेट कर रखे हैं, कैंडल्स के थ्रू मुझे प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है। इसमें हम लाइन ग्राफ से भी प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है वो कैंडल चार्ट है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज कर सकते हैं, उस पर कंपनी के सारे फाइनेंशियल डिटेल, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और अभी आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर और उसके पार्टिसिपेंट्स के बारे में, एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।